करेंगे ज्योग्राफी क्लास 7 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 3 वेदर एंड क्लाइमेट। ये चैप्टर का कंटेंट जो थ्योरी पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा रिमेनिंग है एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइजेस भी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। एंड इस लेक्चर में हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड गिव रीजंस, जिसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 4 नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। नेम 5 एलिमेंट्स ऑफ वेदर। हमने पूरे चैप्टर में क्लाइमेट, वेदर ये सभी पढ़ा है, तो आपको वेदर के 5 एलिमेंट्स बताने हैं कोई भी, ठीक है। 5 एलिमेंट्स हमने कौन कौन से पढ़े थे इस चैप्टर में वेदर के? टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन आर 5 एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ठीक है। ये सभी 5 एलिमेंट्स हैं वेदर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 स्केल्स यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए 2 स्केल्स जो यूज किए जाते हैं वो आपको बताने हैं। आंसर है द 2 मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर्स आर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स। कौन कौन से स्केल्स हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए? सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर पुशिंग डाउन ऑन अ यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेयर का वेट जो अर्थ सरफेस के यूनिट एरिया को पुश डाउन करता है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अर्थ सरफेस के यूनिट एरिया को, एक एरिया को पुश डाउन करने वाला जो वेट होता है एटमॉस्फेयर का, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द विंड नेम्ड। कोई भी हवा है, जो हवा बह रही है, किस डायरेक्शन में बह रही है, उसका नाम हम किस बेसिस पर देते हैं, कैसे नाम देते हैं उसका? अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट इज ब्लोइंग। विंड का जो हम नेम देते हैं वो इस बेसिस पर देते हैं कि वो किस डायरेक्शन से ब्लो कर रही है, ठीक है, किस डायरेक्शन से वो बह रही है हवा, तो उसके नाम बेसिस पे विंड का नेम दिया जाता है। नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिसे यूज किया जाता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन की 2 फॉर्म्स बतानी है, ठीक है। रेन एंड स्नो आर 2 फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। रेन एंड स्नो 2 फॉर्म्स होती हैं प्रेसिपिटेशन की। व्हाट इज द यूज ऑफ अ रेन गॉज। रेन गॉज का क्या यूज होता है? रेन गॉज इज यूज टू गैदर एंड मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट अ प्लेस ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड। रेन गॉज का यूज किया जाता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में एक पर्टिकुलर प्लेस पर कितना रेनफॉल हुआ उस अमाउंट को मेजर करने के लिए रेन गॉज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीटरोलॉजी। मीटरोलॉजी क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर कंडीशंस इज कॉल्ड मीटरोलॉजी। वेदर कंडीशंस की जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं मीटरोलॉजी, ठीक है। ये हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज क्लाइमेट अफेक्ट अस। जो क्लाइमेट होता है वो हमें कैसे अफेक्ट करता है, कैसे हम पर प्रभाव डालता है। क्लाइमेट अफेक्ट्स अवर लाइव्स इन वेरियस वेज। क्लाइमेट का हमारी लाइफ पर बहुत अलग अलग तरीके से इफेक्ट पड़ता है। इट डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स वी वियर। ये बताता है क्लाइमेट कि किस टाइप के कपड़े हम पहनेंगे, ठीक है, बताता है क्लाइमेट। गर्मी है तो हम गर्मी वाले कपड़े पहनते हैं, सर्दी है तो सर्दी वाले कपड़े पहने जाते हैं, तो क्लाइमेट यही तो बताता है कि किस टाइप के कपड़े हम पहनेंगे। इट डिटरमाइंस व्हाट क्रॉप्स वी ग्रो एंड व्हाट वी ईट। क्लाइमेट ये भी बताता है कि किस टाइप की क्रॉप को ग्रो करना है और क्या चीज हमें खानी है। Designs of most of the houses and kinds of plants and animals we see around us, ठीक है। क्लाइमेट हमें और क्या बताता है कि जो गांव में घर होते हैं मोस्टली आज भी उनका डिजाइन कैसा होगा, या फिर जो आसपास हम प्लांट्स और एनिमल्स देख रहे हैं वो किस टाइप के होंगे, ये सभी हमें क्लाइमेट बताता है। इस तरीके से क्लाइमेट का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत अफेक्ट करते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज विंड स्पीड डिपेंड ऑन। विंड स्पीड जो होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, एंड एक्सप्लेन हाउ विंड स्पीड इज मेजर्ड। और आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से विंड स्पीड नापी जा सकती है, मेजर करी जा सकती है, ठीक है। तो आंसर क्या है? द स्पीड ऑफ विंड डिपेंड्स ऑन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू रीजन्स। स्पीड ऑफ विंड जो होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है कि दो रीजन्स, दो एरिया के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्या है, ओके। एक एरिया का प्रेशर और दूसरे एरिया का प्रेशर, उन दोनों का डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन करने का, जब हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो विंड स्पीड आ जाती है, ठीक है। विंड स्पीड इस चीज पर डिपेंड करती है। व्हेन द डिफरेंस इज हाई, जब ये डिफरेंस ज्यादा आता है, विंड रशेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन। जब डिफरेंस इनका ज्यादा आता है, दो एरिया के प्रेशर का जो डिफरेंस होता है अगर ज्यादा आता है
तो विंड जो होती है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में फ्लो करती है। स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट नॉन एज एनीमोमीटर। विंड की जो स्पीड होती है उसे हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं एनीमोमीटर। क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर। इस एनीमोमीटर में 3 to 4 कप्स होते हैं जो अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं रोटेटिंग शाफ्ट से, ठीक है, थिन रॉड्स के द्वारा। व्हेन विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, द कप्स एंड शाफ्ट, जो कप्स और शाफ्ट होते हैं वो रोटेट करते हैं एंड इट्स स्पीड इज रीड यूजिंग अ मीटर अटैच्ड टू द शाफ्ट। और उसकी जो स्पीड, विंड की जो स्पीड होती है वो रीड करी जाती है, वो मेजर करी जाती है एक मीटर को यूज करके। एक मीटर जो है शाफ्ट से अटैच कर दिया जाता है। फिर जब विंड ब्लो करती है, कप और शाफ्ट रोटेट करते हैं, उस मीटर में वो रीडिंग्स आ जाती हैं जिसे हम बाद में देख सकते हैं। इस तरीके से विंड स्पीड को मेजर किया जाता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कैसे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ डाउट है तो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 60% मीन? अगर हम बोल रहे हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 60%, इसका मीनिंग क्या हो गया? द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 60% मीन्स दैट द एयर होल्ड्स 60% ऑफ द वाटर वेपर इट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग एट दैट टेम्परेचर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 60%, इसका मीनिंग हो गया कि एयर जो है वाटर का 60%, वाटर वेपर का 60% होल्ड कर सकती है उस टेम्परेचर पर। ठीक है, इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, देन एयर नो मोर कैन होल्ड वाटर वेपर। एयर जो है वो वाटर वेपर को ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती एंड ड्रॉप देम एज शावर्स, और वो शावर्स की तरह बरस पड़ती है, बारिश हो जाती है यानी। ठीक है, समझ में आ रहा है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% का मीनिंग क्या हो गया कि एयर जो है वाटर वेपर का 60% होल्ड कर सकती है उस टेम्परेचर पर। अगर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% तक पहुंच जाती है तो एयर जो है उन वाटर वेपर्स को ज्यादा होल्ड नहीं कर पाती है और वो जो वाटर वेपर्स जो है शावर्स हो जाते हैं यानी कि बारिश हो जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ हाइग्रोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, हाउ डज इट अकर? प्रेसिपिटेशन क्या होता है और ये प्रेसिपिटेशन कैसे होती है? प्रेसिपिटेशन इज वाटर रिलीज फ्रॉम क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, फ्रीजिंग रेन, स्नो और हेल। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? वाटर रिलीज फ्रॉम क्लाउड्स, क्लाउड्स से जो वाटर रिलीज होता है, ठीक है, बादल में से जो पानी रिलीज होता है किस फॉर्म में आता है? वो बारिश की फॉर्म में, ठीक है, रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म्स में, या फिर हेल की फॉर्म में। स्नो मीन्स बर्फ और हेल मीन्स होता है ओले, ओले पड़ते हैं ना तो उन्हें हम हेल बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जो वाटर क्लाउड से रिलीज होता है वो वाटर अलग अलग फॉर्म्स में रिलीज हो सकता है, रेन की फॉर्म में, स्नो है, हेल है, ठीक है, इन सब फॉर्म्स में जो आता है उसी को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। इट इज द मेन वे इन विच एटमॉस्फेरिक वाटर रिटर्न्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये एक मेन तरीका है, प्रेसिपिटेशन एक मेन प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक वाटर जो है वो अर्थ के सरफेस पर वापस आता है। समझ में आ रहा है? मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन फॉल्स एज रेन, मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन होती है वो रेन की फॉर्म में ही होती है ज्यादातर, ठीक है, स्नो और हेल तो बहुत रेयरली होते हैं। इट फॉर्म्स इन द क्लाउड्स व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू बिगर एंड बिगर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। क्या होता है? ये जो रेन होती है क्लाउड्स में बनती है, ठीक है। जब कब बनती है क्लाउड्स में? जब वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं और बड़े बहुत ज्यादा बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं वाटर के, और जब ये इतने बड़े हो जाते हैं, इतने हैवी हो जाते हैं, when they are heavy enough they fall to the earth, in this way precipitation occurs। ठीक है, जब वो इतने हैवी हो जाते हैं तो वो अर्थ पर गिर जाते हैं और इस तरीके से प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, वाटर साइकिल जैसे होती है वही हो गया ये भी। ठीक है, अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, अब हम करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। सबसे पहला आपको डिफरेंस वेदर एंड क्लाइमेट में बताना है। तो वेदर क्या होता है? इट इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। वेदर होता है आपका एटमॉस्फेयर की स्टेट, ठीक है, एटमॉस्फेयर की कंडीशन एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। एंड क्लाइमेट क्या होता है? इट इज द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशंस एट अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, वेदर का जो हम एटमॉस्फेयर देखते हैं वो पर्टिकुलर टाइम के लिए देखते हैं, जबकि क्लाइमेट में क्या होता है? वेदर का रेगुलर पैटर्न देखा जाता है, एक प्लेस का, एक ही प्लेस का देखा जाता है बट लॉन्ग पीरियड के लिए देखा जाता है। वेदर में चेंज विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, वेदर आपका बहुत थोड़े ही समय में चेंज हो सकता है बट क्लाइमेट रिमेन्स अनचेंज ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। बट क्लाइमेट जो होता है आपका वो अनचेंज रहता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, वेदर रिलेट्स टू ए स्मॉल एरिया, वेदर की अगर बात कर रहे हैं तो स्मॉल एरिया की बात हो रही है, ओके। एंड क्लाइमेट की बात हो रही है तो फेयरली लार्ज एरिया की बात हो रही है। वेदर की स्टडी को हम मेटेरोलॉजी बोलते हैं, क्लाइमेट की स्टडी को हम क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका पहला डिफरेंस वेदर एंड क्लाइमेट के बीच में।
नेक्स्ट डिफरेंस आपको बताना है रेगुलर थर्मोमीटर एंड 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर के बीच में। तो रेगुलर थर्मोमीटर जो होता है जनरली नैरो ग्लास ट्यूब होती है जिसमें एक लिक्विड फिल्टर रहता है, ठीक है। रेगुलर थर्मोमीटर वही थर्मोमीटर हो गया जो हमारे घरों में पाया जाता है, ठीक है। एंड सिक्स का जो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर है ये क्या होता है, ये एक यू शेप्ड ट्यूब होती है, ठीक है। यू शेप्ड ट्यूब होती है जिसमें एक सेपरेट इंडिकेटर होता है हर लिम्ब में। लिम्ब कैसे हो गया अब आप ये बताइए। लिम्ब आपका इस वजह से हो गया, देखिए ये यू शेप्ड बोल रहा है, ठीक है। यू शेप्ड बोल रहा है तो एक लिम्ब ये वाली हो गई इसकी और एक लिम्ब हो गई ये वाली। तो हर एक लिम्ब में अलग अलग इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर में मार्किंग्स होती हैं, ठीक है। उन मार्किंग्स से क्या होता है वो इजीली मार्किंग्स हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो टेम्परेचर मेजरमेंट होता है वो इंडिकेटर्स के थ्रू हम पढ़ सकते हैं। रेगुलर थर्मोमीटर में क्या होता है, टेम्परेचर इज मेजर्ड विद रेगुलर थर्मोमीटर, ठीक है। रेगुलर जो नॉर्मल टेम्परेचर मेजर करना होता है तो हम रेगुलर थर्मोमीटर का यूज करते हैं, वाइल 6 का जो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर है इसका यूज किया जाता है टू मेजर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ड्यूरिंग अ डे। एक दिन में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस वाले थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। रेगुलर थर्मोमीटर में दो मोस्ट कॉमनली यूज लिक्विड्स हैं, कौन कौन से, मरकरी एंड अल्कोहल। 6 का जो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर है मैंने आपको बताया था यू शेप्ड में दो इंडिकेटर्स होते हैं, तो एक इंडिकेटर मैक्सिमम टेम्परेचर शो करता है और दूसरा इंडिकेटर आपका मिनिमम टेम्परेचर शो करता है। रेगुलर थर्मोमीटर में फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर आर टेकन एज रेफरेंस पॉइंट्स फॉर ग्रेजुएटिंग द ट्यूब। जो ट्यूब पर मार्किंग्स होती हैं यानी कि ग्रेजुएटिंग्स जो होती हैं उनमें रेफरेंस पॉइंट्स के तौर पर फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया जाता है। और जबकि ये वाला जो 6 का मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर है इसमें बोथ टेम्परेचर्स कैन बी रीड लेटर फ्रॉम द पोजीशंस ऑफ द इंडिकेटर्स। इसमें इंडिकेटर्स की जो पोजीशन है उससे हम टेम्परेचर्स मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर को बाद में रीड कर सकते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस होता है आपका रेगुलर थर्मोमीटर एंड 6 मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर जो है उसके बीच में। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट डिफरेंस आपको देना है मरकरी बैरोमीटर एंड एनेरॉइड बैरोमीटर के बीच में। मरकरी बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग मरकरी फिल्ड ग्लास ट्यूब इन्वर्टेड ओवर अ कप ऑफ मरकरी। मरकरी बैरोमीटर में एक लॉन्ग मरकरी फिल्ड ग्लास ट्यूब होती है जो मरकरी के कप के ऊपर इन्वर्टेड करके रखी जाती है, समझ में आया। एंड एनेरॉइड बैरोमीटर में क्या होता है, इसमें एक स्मॉल मेटल बॉक्स होता है जो फ्लेक्सिबल होता है और पार्शियली उसमें एयर एम्पटीड होती है यानी कि हाफ एयर होती है वो उसमें बॉक्स में, ठीक है। मरकरी बैरोमीटर लार्ज होता है, फ्रेजाइल होता है, हार्ड टू हैंडल होता है और ट्रांसपोर्ट भी हम उस मरकरी बैरोमीटर को नहीं कर सकते। वाइल एनरॉइड बैरोमीटर जो है वो सॉलिड कॉम्पैक्ट डिवाइस है और इजी टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट है। मरकरी बैरोमीटर डज नॉट नीड मशीनरी फॉर द कंस्ट्रक्शन। मरकरी बैरोमीटर में कंस्ट्रक्शन के लिए मशीनरी की जरूरत नहीं होती है, जबकि एनरॉइड बैरोमीटर में मशीनरी की जरूरत होती है कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए। मरकरी बैरोमीटर का जो यूज किया जाता है वो लेबोरेटरीज में वेदर फॉरकास्टिंग में किया जाता है, जबकि एनरॉइड बैरोमीटर का यूज किया जाता है होम्स में, एयरक्राफ्ट्स में और भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया आपका मरकरी बैरोमीटर और एनरॉइड बैरोमीटर के बीच में। नेक्स्ट डिफरेंस आपको आइसोथर्म एंड आइसोहाइट के बीच में बताना है। तो आइसोथर्म क्या होता है, इट इज अ लाइन ड्रॉन ऑन अ मैप ऑफ अर्थ सरफेस टू जॉइन प्लेसेस वेयर द टेम्परेचर एट सी लेवल इज द सेम एट अ गिवन टाइम। आइसोथर्म एक लाइन होती है जो अर्थ सरफेस के मैप पर ड्रॉ करी जाती है ताकि प्लेसेस को ज्वाइन किया जा सके जहां पर टेम्परेचर जो है सी लेवल पर वो सेम है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में। क्या, आइसोथर्म एक लाइन होती है जिसे अर्थ सरफेस के मैप पर बनाया जाता है, ठीक है। अर्थ सरफेस का जो मैप होता है उसके उस पर लाइन को ड्रॉ किया जाता है दो प्लेसेस को ज्वाइन करने के लिए जहां पर टेम्परेचर जो है सी लेवल पर वो सेम होता है। जबकि आइसोहाइट क्या है, एक लाइन है, it is a line drawn on a map to join places that have the same mean annual rainfall. Same mean annual rainfall जिन प्लेसेस पर होता है उन प्लेसेस को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन जो हम करते हैं उस लाइन को हम बोलते हैं आइसोहाइट। क्या बोलते हैं, आइसोहाइट। नेक्स्ट है दे हेल्प अस मार्क आउट रीजन्स हैविंग सिमिलर टेम्परेचर पैटर्न्स। आइसोथर्म से क्या होता है, हमें हेल्प मिलती है कि उन रीजन्स को हम मार्क आउट कर सकते हैं जिनका सिमिलर टेम्परेचर पैटर्न रहता है। आइसोहाइट हेल्प अस मार्क आउट वेट एंड ड्राई रीजन्स ऑन मैप। वो हमें हेल्प करते हैं वेट एंड ड्राई रीजन्स मार्क आउट करने के लिए, ठीक है, मैप पर। आइसोथर्म हेल्प अस टू स्टडी द टेम्परेचर ट्रेंड्स इन एन एरिया ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड। आइसोथर्म जो है हमें हेल्प करता है कि एक एरिया में जो टेम्परेचर ट्रेंड्स होते हैं, टेम्परेचर का जो पैटर्न होता है उसे एक सर्टेन टाइम पीरियड में हम स्टडी कर सकें। आइसोहाइट इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी द प्रेसिपिटेशन पॉसिबल स्टॉर्म्स इन अ पर्टिकुलर एरिया ओवर अ सर्टेन टाइम। आइसोहाइट जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं मैप पर तो इससे हमें क्या होता है,
प्रेसिपिटेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन अभी पढ़ा था हमने, ठीक है, रेन, स्नो, हेल, इन सभी के बारे में पढ़ सकते हैं, जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में किसी भी सर्टेन टाइम में, ठीक है, जो पॉसिबल टाइम है उसमें स्टॉर्म्स अगर आ सकते हैं तो उसके बारे में भी हमें पहले से ही पता पड़ जाता है, ताकि हम प्रिपेयर्ड रह सकें। तो ये डिफरेंस होता है आपका आइसोथर्म एंड आइसोहाइड के बीच में, ठीक है, डिफरेंसेस हो गए हमारे। एंड लास्ट बचता है इस चैप्टर की गिव रीजंस, ठीक है, गिव रीजंस देने आपको। फर्स्ट है जिसमें इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर इज वेरी यूजफुल। वेदर के लिए जो वेदर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी है? वेदर इन्फ्लुएंसेस अवर डेली लाइफ्स, ठीक है, वेदर का हमारी डेली लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर इज़ वेरी यूजफुल। हमारे पास वेदर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बहुत यूजफुल है। बिकॉज क्यों? इट इनेबल्स अस टू टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट बैड वेदर। मान लीजिए जैसे भविष्यवाणी करते हैं कि अगले 2-4 दिन में मौसम खराब होगा, तो हम थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मौसम खराब होता है तो लाइट चली जाती है, सबसे पहले लाइट ही जाती है, तो पानी भरना है ना, सबसे बड़ा यही है, पानी भरना होता है। तो इस टाइप के हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं अगेंस्ट बैड वेदर। तो इसलिए वेदर की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है मरकरी एंड अल्कोहल आर ऑफन यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स में मोस्ट कॉमनली मरकरी एंड अल्कोहल लिक्विड्स का यूज़ किया जाता है। वाई? मोस्ट कॉमनली यूज लिक्विड्स आर मरकरी एंड अल्कोहल, इसलिए है बिकॉज क्योंकि दे एक्सपेंड मच मोर देन ग्लास व्हेन टेम्परेचर राइजेस। जब टेम्परेचर राइज करता है तो वो ग्लास से भी ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स जब टेम्परेचर डाउन होगा तो वो इजीली ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने आप को, वो दोनों लिक्विड्स। और क्या रीजन है? बोथ दीज लिक्विड्स डू नॉट स्टिक टू द वॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब। थर्मोमीटर की जो ग्लास की ट्यूब होती है उसकी वॉल से ये लिक्विड जो है ना स्टिक भी नहीं होते हैं, चिपकते भी नहीं है, जबकि जो दूसरे लिक्विड्स हैं बाकी सारे वो चिपक जाते हैं। इसलिए ज्यादातर किसका यूज किया जाता है? मरकरी और अल्कोहल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है थर्मोमीटर इज नेवर केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट। थर्मोमीटर को हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर टू बी रिकॉर्डेड इज दैट ऑफ एयर एंड नॉट ऑफ द रेज ऑफ द सन। क्योंकि टेम्परेचर जो हमें रिकॉर्ड करना है वो हमें एयर का रिकॉर्ड करना है, ठीक है, सन रेज का रिकॉर्ड नहीं करना है। किसका रिकॉर्ड करना है? एयर का रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। क्यों होता है? बिकॉज एटमॉस्फेयर इज डेंसेस्ट नियर द अर्थ सरफेस। यहाँ पर ये नियर है, ठीक है, क्या है ये? नियर। क्योंकि एटमॉस्फेयर जो होता है वो अर्थ सरफेस के पास डेंसेस्ट होता है। अर्थ का जो सरफेस है वहाँ पर बिल्कुल डेंसेस्ट होता है एटमॉस्फेयर। एज वन क्लाइम्स हायर, जितना हम ऊपर जाते चले जाएंगे तो एयर लेस डेंस होती चले जाएगी, तो वहाँ पर कम प्रेशर पड़ेगा। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, जितना ऊपर आप जाओगे, पहाड़ों में क्या होता है, जितना ऊंची पहाड़ी पर आप जाओगे उतना ही आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा थोड़ा डाउन होता चला जाता है, जिससे प्रॉब्लम होती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है, जितना ऊपर आप जाओगे उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर जाओगे तो एयर लेस डेंस हो जाएगी और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट्स लेसर प्रेशर का और कम प्रेशर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विद अ फॉल इन एयर टेम्परेचर। अगर एयर टेम्परेचर में फॉल आ जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है। क्यों? बिकॉज एयर बिकम्स डेंस एंड हैवी। अगर एयर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो एयर जो है वो डेंस हो जाएगी और बहुत हैवी हो जाएगी। तो व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेज, जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, क्या होता है? जब टेम्परेचर एयर का डिक्रीज होगा तो एयर डेंस हो जाती है और हैवी हो जाती है। वी फील स्टिकी एंड अनकंफर्टेबल ऑन अ हॉट एंड ह्यूमिड डे। जब हॉट और नमी वाला दिन होता है ना, चिपचिपा सा दिन होता है, तो हमें चिपचिपाहट सी और अनकंफर्टेबल सा फील करते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि एयर में जब ह्यूमिडिटी लेवल हाई हो जाता है तो मॉइस्चर जो प्रेजेंट रहता है ना एयर में वो हमें स्टिकी कर देता है। हमें फील होता है कि हम स्टिकी सा, चिपचिपाहट सी फील होती है और हम अनकंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी का लेवल हाई हो जाता है। रेन गॉज इज केप्ट इन एन ओपन स्पेस अवे फ्रॉम ट्रीज एंड बिल्डिंग्स। जो रेन गॉज होता है उसे हम ओपन स्पेस में रखते हैं, ट्रीज और बिल्डिंग से अलग। क्यों रखते हैं? बिकॉज इट प्रिवेंट्स रेन वाटर कलेक्टेड ऑन द ट्रीज एंड बिल्डिंग्स फ्रॉम फॉलिंग इनटू द रेन गॉज। क्योंकि अगर हम रेन गॉज को सेपरेट रखते हैं ना ओपन स्पेस में, तो क्या होता है, जो रेन वाटर है वो जो ट्रीज पर, बिल्डिंग्स पर कलेक्ट होता है वो वहां से रेन गॉज में नहीं गिरेगा। उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए रेन गॉज को एक ओपन स्पेस में रखा जाता है, ट्रीज और बिल्डिंग से दूर। तो गाइस इसके साथ गिव रीजंस के साथ साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।